हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी में हमने अभी तक ये सीखा था कि क्या कहते हैं, कैसे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, अभिक्रिया दर का नियम कैसे लिखते हैं, रेट लॉ कैसे लिखते हैं। और फिर हमने ये सीखा था कि क्या कहते हैं, अभिक्रिया दर का नियम क्या होता है, उससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और फिर हमने सीखा था वेग नियतांक क्या होता है, वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, और अलग अलग रिएक्शंस के लिए, ठीक है, अलग अलग कूट की अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक का मात्रक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला दिया था। मैंने कहा था कि इस पर एक सवाल निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखेंगे। ठीक। और फिर हमने सीखा था अभिक्रिया की कोट क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और तो अभिक्रिया की कोटि से हमने समझा था कि अभिक्रिया दर के नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, जो कि एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और अभिक्रिया की कोट शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। तो उसके आधार पर हम लोगों को दो तरह की कोट अभिक्रियाएं पढ़नी है, एक शून्य कोट अभिक्रिया और एक प्रथम कोट अभिक्रिया। ठीक है, ये दो रिएक्शन हमें पढ़नी है। चलिए पहले रिएक्शन की बात करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है भाई, फर्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसकी बात करते हैं भाई, शून्य कोट अभिक्रिया की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए शून्य कोट अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर, जिसमें अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर, अभिकारक, अभिक्रिया दर, अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करती है अभिक्रिया दर, अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य पर निर्भर करती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अब शून्य कोट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए। तो अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई अभिक्रिया है, R इज इक्वल टू, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो अभिक्रिया दर इसके लिए क्या लिखा जाएगा भाई, अगर अभिकारक के संदर्भ में हम लोग बात करें तो अभिक्रिया दर क्या लिखा जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा बताइए। अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर क्या लिखा जाएगा भाई, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये तो लिखा जाएगा dR/dt। और ये जो अभिक्रिया दर है ये कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता की घात कितने के बराबर हो, अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के समानुपाती हो, या अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य पर निर्भर करता हो, तो उसे हम कहेंगे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है भाई, क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य के क्या हो, बराबर हो, तो उसे कहेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक, कोई दिक्कत। तो R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग अभिक्रिया दर, और यह अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य पर क्या होना चाहिए, निर्भर करे, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, अभिक्रिया की दर। और किसी की घात शून्य होने का मतलब क्या है, किसी की पावर जीरो होने का मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो हम ये कह सकते हैं कि dR/dt बराबर क्या लिख सकते हैं, के। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो dR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, के dt। अब इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, समाकलित करने पर, समाकलित
करने पर, इंटीग्रेट करते हैं इस समीकरण को, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, और सॉरी यहाँ पे हम लोग माइनस साइन लगाना भूल गए थे, ठीक, माइनस के डी टी, माइनस साइन को इधर ले लिया, ठीक। अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, तो अभिक्रिया दर माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर, और माइनस डी आर बाई डी टी, किसी की पावर जीरो होने का मतलब क्या, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर किसके हो जाएगा, के डी टी इधर ले लेंगे तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा, के डी टी, और माइनस साइन को भी इधर ले लेंगे तो माइनस के डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए समझिए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला याद रखेंगे क्या फॉर्मूला याद रखेंगे, देखिए टेन, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बराबर होता है बेटा एक्स, डीएक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो यहाँ पर डी आर है तो डी एक्स की जगह पे क्या है, आर है, तो बताइए डी आर का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बराबर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, ये माइनस के, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, t, हो जाएगा कि नहीं। dx का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, x के, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, r, तो dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r, और यहाँ पर dt में x की जगह पे क्या है, t, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, उसको एज इट इज बाहर ले लेना है, तो ये माइनस के टी हो जाएगा। यदि t बराबर 0 हो, यानी प्रारंभिक अवस्था हो, तो जाहिर सी बात है सांद्रता R बराबर हम लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता R जीरो के, लिख सकते हैं कि नहीं। यदि t बराबर 0 है तो R बराबर किसके होगा, R जीरो के, और t का वैल्यू रखने पर, t का मान रखने पर, और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे c, ठीक है। तो t का मान अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, R बराबर माइनस के इंटू जीरो प्लस सी, तो ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया, और r की जगह क्या हो गया, r जीरो, तो c का वैल्यू किसके बराबर आ गया भाई, r जीरो बराबर आ गया c का वैल्यू किसके बराबर हो गया है, r जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। c का वैल्यू किसके बराबर आ गया, r जीरो। ये c का मान हमको क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि c जो है जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक टर्म कांस्टेंट इंटीग्रेशन में जोड़ते हैं जिसको हम कहते हैं c, तो इस c को हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, यदि t बराबर 0 रख देंगे तो जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाएगी, और इसका मान इस समीकरण में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, r जीरो। अब समीकरण को फिर से लिखते हैं, तो c का मान रखने पर, c का मान रखने पर क्या होगा भाई, c का मान रखने पर हो जाएगा r बराबर माइनस के टी आर जीरो, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। बोलिए भाई, इसको समीकरण को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक, देखिए ये हो जाएगा, सी का वैल्यू रख दिया, आगे देखिए तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल करके आ रही है भाई, आ रही है आर बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, इसको इधर ले लेते हैं, इसको उधर ले आ लेते हैं, तो के टी बराबर क्या हो जाएगा, आर जीरो माइनस आर, ठीक है। के टी बराबर क्या हो जाएगा, आर जीरो माइनस आर, हो जाएगा, देखिए के टी बराबर कितना हो जाएगा भाई, के टी बराबर हो जाएगा आर जीरो माइनस आर, यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस किसी समय पर सांद्रता बराबर के टी के, और अगर यहाँ से हम के निकालना चाहें तो के बराबर क्या हो जाएगा, आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। ये है शून्य कोट अभिक्रिया के लिए क्या
रेट का समीकरण, दर का समीकरण शून्य अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जहाँ के टी बराबर आर जीरो माइनस आर या के बराबर आर जीरो माइनस आर अपॉन टी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्या आपको होगी, ये इक्वेशन आपने निकाल लिया। अब यहीं पर एक चीज आती है, क्या? अगर हम ग्राफ खींचना चाहें सांद्रता और समय के बीच, किसके बीच ग्राफ खींचना चाहें भाई? सांद्रता और समय के बीच। सांद्रता और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचना चाहें, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले समीकरण से, इस वाले समीकरण से अगर हम ग्राफ खींचना चाहते हैं सांद्रता और समय के बीच, तो ये देखिए y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। ठीक है, देखिए ग्राफ इससे इस इक्वेशन से खींचना चाह रहे हैं, r बराबर माइनस के टी प्लस आर जीरो, इस इक्वेशन से हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। ठीक है, प्लस आर जीरो। तो देखिए ग्राफ खींचेगा कि नहीं? ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, आर जीरो, आर और टी के बीच, सांद्रता और समय। ठीक है, सांद्रता और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखिए इसमें कांस्टेंट टी आ रहा है, तो मतलब ग्राफ जीरो से ना शुरू होकर के कहीं ऊपर से शुरू होगा और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? माइनस। तो ये जो स्लोप है, स्लोप यानी कि ढाल जो है वो किसके बराबर है? माइनस के बराबर है। और ये जो मान है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है सी की, यानी आर जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ है, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि शून्य कोट अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के बीच क्या ग्राफ होगा, तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि सांद्रता और समय के बीच ग्राफ ऐसा बनेगा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ। y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो शून्य से शुरू नहीं होगा, ढाल किधर होगा? नीचे की तरफ। ठीक, तो देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है। क्लियर? एक और चीज यहीं पर आती है, क्या, जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्ध आयु, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, हाफ लाइफ। क्या होता है अर्धायु हाफ लाइफ? तो देखिए वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए, क्या होता है भाई अर्धायु? वह समय वह समय जब कोई अभिकारक, वह समय जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए, उस समय को हम क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। आधा रह जाए उसे अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है भाई, वह टाइम जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो हाफ लाइफ का इक्वेशन अगर यहाँ से हम निकाल लें तो ये क्या कह रहा है कि अगर t बराबर टी हाफ हो, टी हाफ मतलब अर्धायु के बराबर का समय हो, तो जो अभिकारक है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है, जो अभिकारक है उसकी सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का कितना रह जाएगी? आधा रह जाएगी। तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि R का जो मान है वो R जीरो यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगा, R जीरो बटे दो, हो जाएगी नहीं?
प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान रखी है, r0। तो जो सांद्रता है अभिकारक की वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। तो r बराबर किसके हो जाएगा, r0/2 के। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है कि k बराबर r0 माइनस r बट्टे t, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो k बराबर क्या हो जाएगा, r0 माइनस r0/2 और अपॉन में t की जगह t हाफ। ठीक है, हो जाएगा भाई। तो बताइए r0 में से r0/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, r0/2। एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा k बराबर r0/2 t हाफ। ये हो जाएगा हमारा समीकरण, किसके लिए, अर्ध आयु के लिए, k बराबर r0/2 t हाफ। ठीक, क्लियर है भाई, देख लीजिए, समझ लीजिए। यहीं पर अगर हम अर्धायु और उसके बीच ग्राफ खींचना चाहें, अर्धायु एवं सांद्रता के बीच अगर ग्राफ खींचना चाहें, सांद्रता के बीच, तो देखिए इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी t हाफ बराबर r0/2 के, हो जाएगा, ये इक्वेशन होगा। और अर्धायु और सांद्रता के बीच का जब ग्राफ खींचेंगे तो देखिए कैसा बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन और कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप इसका पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए ग्राफ ऐसा बनेगा, यहाँ पे यहीं पे बना ले रहे हैं हम लोग। टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा बनेगा, और इसका जो स्लोप होगा, ढाल, ये किसके बराबर होगा, 1/2 के। ढाल जो है वो 1/2 के बराबर होगा, अर्धायु और सांद्रता के बीच में ग्राफ। ठीक, देखिए ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अर्धायु और सांद्रता के बीच ग्राफ शून्य कोट अभिक्रिया के लिए ऐसा बनेगा, अगर सांद्रता और समय के बीच ग्राफ शून्य कोट अभिक्रिया के लिए खींचेंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई समस्या कोई प्रॉब्लम किसी इक्वेशन में, अच्छे से देख करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आ गया भाई समझ में। तो चलिए इसको आपके लिए हम समराइज कर देते हैं। ठीक है, क्या समराइज करते हैं कि अगर हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है भाई, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो हमारा अभिक्रिया दर का समीकरण आता है वो क्या आता है, देखिए यहाँ से अभिक्रिया दर का समीकरण KT बराबर R0 माइनस R। तो अभिक्रिया दर का जो समीकरण है इसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का समीकरण, अभिक्रिया दर का समीकरण क्या आया भाई, तो अभिक्रिया दर का समीकरण आया
के टी बराबर R0 माइनस R। ठीक है, ये आया। या किसी किसी किताब में आप ऐसा भी लिखा देख सकते हैं के टी बराबर C0 माइनस सी। ठीक, ये भी एक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता माइनस किसी समय टी पर सांद्रता। ये हो गया क्या, अभिक्रिया दर का समीकरण। हाफ लाइफ का समीकरण क्या आया भाई, अर्धायु का समीकरण। अर्ध आयु का समीकरण क्या आया, अर्धायु का समीकरण आया के बराबर R0 अपॉन 2T हाफ। ठीक है भाई, ये आया किसका समीकरण, अर्धायु का समीकरण। और शून्य कोट अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, तो के का मात्रक कल क्या निकाला था हम लोगों ने, याद करिए। तो हम लोगों ने मात्रक निकाला था मोल प्रति लीटर प्रति समय। ठीक है भाई, के का मात्रक क्या निकाला था हम लोगों ने, मोल प्रति लीटर प्रति समय। या इसको ऐसे लिख दें हम लोग, मोल लीटर इनवर्स क्या था, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, अगर टाइम सेकंड में हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, शून्य कोट अभिक्रिया के लिए ये समीकरण, अर्धायु का समीकरण और अभिक्रिया दर का समीकरण। ग्राफ सांद्रता और समय के बीच, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा था, ऐसा था। ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ कैसा था, ऐसा था। इसमें स्लोप के था -k। ठीक, ये था कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। और अर्धायु और समय के बीच ग्राफ, कंसंट्रेशन और टी हाफ के बीच ग्राफ कैसा था, कंसंट्रेशन और अर्धायु के बीच में ग्राफ कैसा था, ऐसा था। इसमें स्लोप किसके बराबर था, 1/2। ठीक है, ये स्लोप का वैल्यू था। ठीक है, 1/2k। ठीक, आई बात समझ में। तो ये समराइज्ड फॉर्म मैंने आपके लिए लिख दिया शून्य कोट अभिक्रिया के लिए। ठीक, अब देखिए बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा है, शून्य कोट अभिक्रिया के निम्न में से कौन सा सूत्र सही है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही है पहला ऑप्शन है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा ऑप्शन है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। तीसरा ऑप्शन है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए
तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको दिख रहा है कि टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा? R0/2K हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक? तो यहाँ से क्या दिख रहा है? टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 है कि नहीं भाई? टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू R0 दिख रहा है ना? R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है? टी हाफ प्रोपोर्शनल किसके है? R0 के प्रोपोर्शनल है कि नहीं प्रारंभिक सांद्रता? तो यहाँ पर सांद्रता की जगह ए इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो ये आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी बराबर A0 माइनस ए, ये समीकरण लिख सकते हैं। टी हाफ का समीकरण लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर A0/2K, ठीक है? प्रारंभिक सांद्रता, हमने प्रारंभिक सांद्रता एनसीईआरटी में आर दे रखा है तो हम लोगों ने आर मान रखा है, आप ए भी ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन भाई? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0। ठीक है, और सवाल देखते हैं। ज्यादातर सवाल देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ही होता है। कह रहा है एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। अभिक्रिया की यह अभिक्रिया किस कोट की है? तो शून्य कोट की अभिक्रिया है। वेग नियतांक, किसी अभिक्रिया का अगर वेग नियतांक का मात्रक आपको पता है तो आप उससे अभिक्रिया की कोट निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कि शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, और प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये चीज निकाल सकते हैं। कह रहा है किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो वेग और वेग स्थिरांक की इकाई किसके लिए समान होती है? शून्य कोट अभिक्रिया के लिए, ठीक है? शून्य कोट अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है? 2019, 20, 22, 23 में पूछा गया है। मुझे लगता है कि अब आप सवाल कर लेंगे शून्य कोट अभिक्रिया से संबंधित, आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, इसको हिंदी में लिख दें तो हिंदी में इसको लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है भाई? कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये हो गया क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया कंप्लीट तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से करिए समय के लेकर के, और सवाल हल करेंगे तो आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम लोग अगली अभिक्रिया की हम लोग अपना बात करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है भाई, कौन से अभिक्रिया की बात करते हैं हम लोग? हम लोग बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती हो। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती हो, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, अभिकारक की सांद्रता की घात कितने के समानुपाती हो? 1 के समानुपाती हो, तो उसे कहते हैं क्या? सांद्रता की घात 1 के समानुपाती हो तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें R से क्या बन रहा है? P बन रहा है, और ये कैसी अभिक्रिया है? प्रथम कोटि अभिक्रिया है। R बराबर P, ये मान लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो इसके लिए अभिक्रिया दर क्या भाई? अभिक्रिया दर, रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे
समयांतराल बराबर कितना लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे ही लिखेंगे, माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी यानी माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। ठीक है, यही तो होता है वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर क्या होगी? माइनस डी आर बाई डी टी अभिकारक के संदर्भ में किसके बराबर हो? अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के क्या हो? समानुपाती हो। समानुपाती है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं रेट लॉ। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा? के आर के। ठीक इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं माइनस डी आर अपॉन आर। आर को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन आर बराबर के डी टी, और माइनस साइन को भी इधर ले लीजिए, तो माइनस साइन को भी इधर ले लीजिए, तो ये हो गया डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। अब इसका समाकलन कर लीजिए, समाकलित करने पर, तो समाकलित जब करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिख दें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ये डी आर अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन आर डी आर लिखते, 1 अपॉन आर और डी आर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डी आर। वन अपॉन आर डी आर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। ठीक है, तो देखिए आप जानते ही हैं, सिंस यू नो दैट व्हाट यू नो, आपको पहले से ही पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स ये फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा एल एन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ये किसके बराबर होता है? एक्स। ये फॉर्मूला आपको दो याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर, तो ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स टाइप का है, तो 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? एल एन आर हो जाएगा, और माइनस के का इंटीग्रेशन होगा नहीं तो ये बाहर आ जाएगा माइनस के, और डी टी का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? टी के। डी टी का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा बेटा? टी के। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया? एल एन एक्स यानी एल एन आर बराबर माइनस के टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी, और प्लस में कांस्टेंट ऐड होगा सी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए उसको बाहर ले लेंगे और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे सी। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन एल एन आर के बराबर हो गया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किसके बराबर है? एल एन एक्स के बराबर, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी, माइनस के बाहर माइनस के टी, और प्लस में कांस्टेंट ऐड करेंगे सी। ठीक है, अब सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यदि टी बराबर क्या हो जाए? 0, तो एल एन आर किसके बराबर हो जाएगा? ये जो सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता के बराबर हो जाएगी नहीं? ये हो जाएगा एल एन आर 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू रख दीजिए टी का मान रखने पर, तो जब टी का मान रखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा एल एन आर की जगह क्या लिख देंगे? एल एन आर 0 बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस सी, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो एल एन आर 0 बराबर किसके आ गया? सी के। अब सी का मान समीकरण में रख दीजिए, सी का मान रखने पर, तो सी का मान रखने पर समीकरण क्या हो जाएगा भाई? सी का मान रखने पर समीकरण हो जाएगा एल एन आर बराबर माइनस के टी प्लस एल एन आर 0, माइनस के टी प्लस
ln r 0, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, देखिए भाई, यही हो जाएगा। C का मान रख दीजिए, तो C का मान समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ln r बराबर -kT प्लस ln r 0। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर समीकरण है। ठीक है, दर समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर का समीकरण है ln r बराबर -kT प्लस ln r 0। यहीं पर अगर हम सांद्रता और ग्राफ, समय में ग्राफ खींचना चाहें तो देखिए आगे। ठीक है भाई, चले आगे देख लीजिए। अगर हम ग्राफ खींचना चाहते, हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन आया ln r बराबर -kT प्लस ln r 0। अगर हम ग्राफ खींचना चाहें सांद्रता और समय के बीच, सांद्रता और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचना चाहें, ठीक है, सांद्रता किस टर्म में? ln r के टर्म में। ln r और t के बीच ग्राफ खींचना चाहें तो देखिए कैसा बनेगा। ये बनेगा y बराबर -mx प्लस c का ग्राफ होगा। और ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप ढाल किसके बराबर होगा? -k के। और ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर होगा? ln r 0। ठीक है, बोलिए भाई, ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर होगा? ये होगा ln r 0, यही तो है। जैसा सेम वैसा ही ग्राफ है, बस यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ है वही फर्स्ट ऑर्डर का भी ग्राफ है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस वहां पर सांद्रता r और समय t के बीच ग्राफ था, यहाँ पर ln r और t के बीच ग्राफ है। किसके बीच ग्राफ है? ln r और t के बीच, यही ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो ln r और t के बीच है। यहाँ पर जो ग्राफ है वो टाइम t, समय और सांद्रता जो है वो कौन सी सांद्रता? सांद्रता जो है वो ln r, ln r, ये सांद्रता के बीच ग्राफ है। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ जो है वो फर्स्ट कोटि अभिक्रिया के लिए, जैसा शून्य कोटि का होता है वैसा ही फर्स्ट कोटि का होता है, बिल्कुल सेम। सिर्फ वहां पे r और t के बीच होता है, यहाँ ln r और t के बीच ग्राफ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अर्धायु निकाल लेते हैं भाई, अर्धायु निकाल लें। चलिए अर्धायु निकाल लेते हैं। तो अर्धायु बराबर t बराबर किसके होगा? t हाफ के। तो ln r किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ln r बराबर हो जाएगा ln r 0 अपॉन 2 के, ये हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हम इसको इधर लिख लें, -kT, सॉरी, kT बराबर ln r 0 माइनस ln r। ठीक है, तो t हाफ बराबर हो जाएगा ln r 0 माइनस ln r अपॉन t अपॉन k। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है, टी हाफ अभी निकालते नहीं है, टी हाफ पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, वो समीकरण पूरा फिर उसके बाद टी हाफ निकालते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आपके पास क्या आया है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आपके पास आया है ln r माइनस ln r जीरो अपॉन टी, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया। इक्वेशन को और थोड़ा डिफाइन करते हैं, तो के टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ln r जीरो माइनस ln r, लिख सकते हैं भाई, ln r जीरो माइनस ln r, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि ln m माइनस ln n बराबर क्या लिख सकते हैं? ln m माइनस ln n बराबर लिख सकते हैं ln m अपॉन n, ये लिख सकते हैं। तो ये ln r जीरो माइनस r है, जिसको ऐसा लिख सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। इसको फार्मूला अप्लाई करके जब लिखेंगे तो के टी बराबर क्या आ जाएगा भाई? के टी बराबर आ जाएगा ln r जीरो अपॉन r, और ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग बेस 10 में, तो के टी बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग r जीरो अपॉन r, ठीक है। तो t बराबर क्या हो, k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग r जीरो अपॉन r। ये हो जाएगा हमारा प्रथम कोट या विक्रिया के लिए वेग नियतांक का समीकरण, ठीक है। आई बात समझ में? लॉग जब लगाते हैं ln को हटा करके तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये लॉग m माइनस n को हम लॉग m बटे n लिख सकते हैं, तो m की जगह r जीरो और n की जगह क्या है? r। लॉग m माइनस लॉग ln m माइनस ln n को हम लिख सकते हैं ln m बटे n, ठीक है। क्लियर है? तो ये प्रथम कोट अभिक्रिया, यही समीकरण पूछा जाता है। यदि जो है r जीरो की जगह हम ले लेते हैं a, क्या ले लेते हैं भाई? a, और a जीरो, और r की जगह हम लोग ले लेते हैं क्या? a माइनस x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर r जीरो प्रारंभिक सांद्रता a हो और बची हुई सांद्रता a माइनस एक्स हो, तो इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पूरा समीकरण एक बार आप लोग, कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या आया? ln r बराबर माइनस के टी ln r जीरो, फिर हमने सांद्रता और समय में ग्राफ खींचा है, तो ln r और t के बीच में जो ग्राफ मिला वो ऊपर से शुरू होगा और ढाल नीचे की तरफ होगा, स्लोप माइनस के, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस टी, जैसा फर्स्ट जीरो ऑर्डर का था वैसा ही सेम टू सेम ग्राफ होगा। बस जीरो ऑर्डर में क्या था कि r और t के बीच में ग्राफ था, यहाँ पर ln r और t के बीच में ग्राफ है, ठीक। फिर इक्वेशन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, तो ln r जीरो माइनस ln r को हम लिख सकते हैं ln r जीरो बटे r, क्योंकि ये ln m माइनस ln n के फॉर्म का है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ln को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कि टी बराबर 2.303 लॉग r जीरो बटे r, ठीक। या k बराबर क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन टी लॉग r जीरो बटे r। यदि r जीरो बराबर a के हो
मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता A है और बची हुई सांद्रता A माइनस एक्स है, तो इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछा जाता है। क्लियर है भाई? चले आगे, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, k बराबर आ गया 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोट या विक्रिया के लिए समीकरण। अब अर्धायु निकाल लेते हैं। ठीक है, अर्धायु अर्धायु निकालें तो यदि t बराबर t हाफ के होगा, t बराबर किसके होगा? t हाफ के, तो a बराबर किसके हो जाएगा? a माइनस एक्स। तो जो बची हुई सांद्रता है a माइनस एक्स है, ये किसके बराबर हो जाएगा? a बटे 2 के, वैल्यू रख दीजिए। तो k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a बाई 2, यही हो जाएगा। a बाई, ये क्या हो जाएगा भाई? a से a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ log 2 का वैल्यू रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये आएगा इक्वेशन। या हम ऐसा लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ये अर्धायु का समीकरण है। log 2 का मान 0.3010। ठीक है, इसका वैल्यू 0.3010 इसका मान रख देंगे, गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से आपको दिख रहा है कि टी हाफ के समीकरण में कहीं भी सांद्रता शब्द नहीं है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 0, ए की घात 0। मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको नोट करके याद रखनी है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, या अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती है, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या हम कह सकते हैं सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। सांद्रता की घात 0 के समानुपाती। ठीक है, सांद्रता की घात 0 के समानुपाती है, या हम कह सकते हैं अभिक्रिया दर, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, या अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती है। ठीक है भाई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ भी खींच सकते हैं अर्धायु और सांद्रता में। ठीक है, सांद्रता ए और समय अर्धायु की हाफ में, तो टी हाफ का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मिलेगा, वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। सांद्रता के कम ज्यादा होने से टी हाफ के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सांद्रता की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर कट तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग
प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल हल करेंगे और फिर उन सवालों को हल करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देख लीजिए, ठीक है? पूरा एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कोई समस्या, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी, आपने अच्छे से पढ़ लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में और फिर इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है? थैंक यू।